नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने कार्यक्रम आयुर्वेद द सुपर साइंस में। इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपको विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग आपके नियमित जीवन में आपकी विभिन्न बीमारियों के बारे में किस प्रकार से किया जाता है वो बताने का प्रयत्न करता हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपको कुछ ऐसे बीमारियों और ऐसी जड़ी बूटियों के विषय में बताता हूँ जो आपके आसपास के वातावरण में उपलब्ध होती हैं और उसके विषय में आप लोगों को ज्ञान भी नहीं होता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो विषय लेने जा रहे हैं वो है गंजापन, असमय बालों का झड़ना। ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिसकी वजह से कई बार बहुत ही यंग लड़के और जिनकी अभी शादी ब्याह की उम्र होती है या वो भी नहीं हो पाता है और उनको एलोपेशिया की शिकायत हो जाती है, असमय उनके बाल लुप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हितकारी सिद्ध होगा। जो व्यक्ति जिनके बाल असमय झड़ गए या सफ़ेद हो गए, असमय सफ़ेद हो गए, उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हितकर रहेगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुने एवं जिस विषय को मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न करें। आज के हमारा विषय मैंने आपको बताया बाल का झड़ना है और जिस जड़ी बूटी के विषय में बात कर रहे हैं उसका नाम कलिहारी है। उसको लांगली भी कहते हैं। लांगली या कलिहारी एक बेल पर पाए जाने वाला पौधा होता है जो बेल की तरह चढ़ता है और उसका प्रयोग इंद्रलुप्त यानी कि एलोपेशिया में बहुत प्रचुर मात्रा में किया जाता है। और ये बड़ा ही सिद्ध प्रयोग है जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया और उसके ऊपर रिसर्च कर कर उसको हमारे ग्रंथों, हमारे वेदों में सम्मिलित और समाहित किया। आज उसके विषय में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और बाल झड़ने के अलावा उसका हम कहां पे प्रयोग कर सकते हैं। ये एक लाइव कार्यक्रम है। आप भी अगर अपनी किसी समस्या से परेशान हैं तो बेशक से आप हमें कॉल करके और मुझसे बात भी कर सकते हैं और अपने विषय में, अपनी परेशानी के बारे में आप मुझे बता भी सकते हैं। लांगली एक पित्तनाशक औषधि होती है। किसी भी प्रकार की चर्म की एलर्जी, स्किन की एलर्जी में अगर इसको पीस कर लगाया जाए तो ये उस एलर्जी के अंदर भी लाभ करती है। ये नॉर्मली सभी जगह पाई जाने, किसी भी वातावरण में उगने वाली औषधि होती है। इसको आप अपने घर में पौधे की तरह भी लगा सकते हैं और जिस तरह से आप देखते हैं गमले के अंदर उगने वाला, ये गमले में आसानी से उग सकती है क्योंकि ये बेल के रूप में होती है तो इसको कहीं भी चढ़ाया जा सकता है। इसके पत्तों को पीसकर अगर आप स्किन के ऊपर लगाएंगे तो उससे स्किन की एलर्जी के अंदर बहुत लाभ होता है। उसी प्रकार से अगर इसकी जड़ों को पीसकर और कहीं बिच्छू के काटने पर या इस सर्पदंश या कहीं पर अगर आपको लगता है कि किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया या कहीं सांप ने काटा तो उसके ऊपर भी इसका बड़ा ही अच्छा अनुभव किया गया है। इसका प्रयोग काफी हद तक हितकर और सफल रहा है। तो दर्शकों, इसके साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरे बालों में एक तो डैंड्रफ होता है, ठीक है, और ऊपर से जब भी बाल धोता हूँ तो काफी सारे बाल मेरे टूट टूट के हाथ में आते हैं। आपने देखो दो समस्याएं बताई हैं। आपने कहा कि आपके बालों में डैंड्रफ बहुत है और आपके बाल टूट कर बहुत गिरते हैं नहाते समय। तो इसमें आपको दो चीजें ध्यान देनी होंगी कि जो बालों का टूटना है वो आपके शरीर में, आपके बालों, आपके सिर में पित्त की अतिवृद्धि के कारण है। और जो डैंड्रफ है वो वायु का रोग है। रुक्ष वायु आपके शरीर में जब भी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन का कोई भी हिस्सा ड्राई होके वो झड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक तो बालों में हमारे यहाँ का बनाया हुआ, अगर आपको भृंगराज मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके द्वारा बनाया हुआ जो हमारा काढ़ा है उसको नियमित आपने तेल में मिलाकर प्रयोग करना है। उससे आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या 100% खत्म हो जाएगी। दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि आपके बाल नहाते समय झड़ते बहुत हैं, तो उसके लिए भी वो काढ़ा आपको बहुत ज़्यादा असर करेगा। उसका बहुत एक सिंपल सा तरीका है, आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता भी देता हूँ दर्शकों को, वो चाहें तो उसको घर में ही बना सकते हैं। उसके लिए भृंगराज, लांगली, कलिहारी, त्रिफला, आंवला, इनका एक चूर्ण को मिक्सचर बना लें और मिक्सचर बना के इनको बॉयल कर लें। बॉयल करके उससे अपने बालों को नियमित धोएं और बालों को जब वो नियमित धोएंगे और उसके ऊपर तेल की रेगुलर मसाज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्किन के अंदर प्रोटीन्स और फॉलिक एसिड आंवले के थ्रू पूरा हो जाएगा, जिससे आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात पूरी समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको और कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तो
इस प्रकार से जो दर्शक भी चाहें, जिनके बाल, जैसे अभी इन्होंने बताया दर्शक ने कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इन्होंने बताया कि इनके बाल नहाते समय झड़ते हैं, तो ये समस्या काफ़ी लोगों को रहती है। इसमें हमारा खुद का बनाया हुआ एक काढ़ा भी है, उस काढ़े का नियमित प्रयोग करने से आपको इस तरह की समस्या से पूर्णतः निजात मिल सकती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर मैं सोनिका बोल रही हूँ। सोनिका, कहाँ से बोल रहे हैं मैडम? मैं गाजियाबाद से। जी बताइए। एक्चुअली मैं काफी समय से नियर अबाउट 1 साल हो गया, मुझे थोड़ा सा जॉइंट्स में हल्का हल्का पेन शुरू हो रहा है। जैसे कभी कभी घुटनों में दर्द शुरू होता है उठने बैठने में। सोनिका जी, आपकी उम्र? हाँ जी बोलिए। आपकी उम्र क्या है? 36। 26? 36। 36 है आप। कि ये कब शुरू हुआ है पेन? ये 1 साल हो गया, हल्का हल्का कहीं कहीं जॉइंट्स में होता है पेन। ओके। जैसे फिंगर्स में, जैसे मान लो कपड़े मैंने धोए और उसके बाद शुरू हो जाता है, एल्बो में शुरू हो जाता है, या रिस्ट में, मतलब इस तरह से। तो पेन किलर खाओ तो ठीक होता है, लेकिन सर्वाइकल की प्रॉब्लम काफी समय से है मुझे। नहीं, पेन किलर देखो बिल्कुल नहीं लेना, पेन किलर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और जॉइंट्स में अगर आपके पेन है तो आप इसके लिए हमारे यहाँ से बना हुआ जॉइंट्स पेन की मेडिसिन को भी मंगा सकते हैं। अगर आप घरेलू इसके लिए कुछ उपचार करना चाहती हैं तो आप एक बार अपना वायु चेक करा लीजिए आप हमारे यहाँ पर आके। अदरवाइज तो हो सकता है कि वो किसी एक नॉर्मल रीजन से भी हो सकता है। कई बार डिलीवरी के बाद भी औरतों को इस तरह की समस्या आती है। आपको नॉर्मल मासिक धर्म में तो कोई समस्या नहीं रहती है? प्रॉब्लम है ना आपको उसके अंदर? हाँ, वो एक रीजन है जिसके कारण से आपके शरीर में वायु की वृद्धि के कारण ये दिक्कत आ सकती है। तो आप चाहें तो मेरे अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हैं। डिटेल आपकी स्क्रीन पे चली रही है। ओके सर। हाँ, तो उसमें मिल सकती हैं आप, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके लिए एक बार आपका अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ेगा। कोई ओवेरियन सिस्ट या इस तरह की कोई और गंभीर समस्या तो आपके साथ नहीं जुड़ी हुई है? नहीं, अभी मैंने पीछे दिखाया था, प्रॉब्लम ज्यादा था तो उन्होंने टेस्ट कराया था, तो मुझे उसमें सिस्ट थे, छोटे-छोटे सिस्ट थे आपको? मैं वही बताने की कोशिश। नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को सोनिका। तो सही हो जाएंगे, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि उसमें मतलब पीरियड्स में मतलब इरेगुलर रहता है, कभी हैवी कभी ठीक होता है, तो शुरू से ही प्रॉब्लम है। तो मैं बिल्कुल, मेरा फाइनेंस का भी प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ से दवा जो मंगाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक बार आके मिल लीजिए, मैं आपको जो भी सबसे सस्ती और अच्छी दवाएं हो सकती हैं बाजार से लिख के दे दूंगा, उनसे भी आपका काम चल जाएगा और वो प्रॉब्लम आपकी समाधान हो जाएगी। थैंक यू। तो अभी आपने देखा जोड़ों के दर्द की समस्या थी, किंतु जब डायग्नोस हमने किया तो उसमें पता चला कि उस स्त्री को लेडीज़ की प्रॉब्लम, जो मासिक धर्म से संबंधित दिक्कत भी थी, और बात करने पे पता चला कि उनको ओवेरियन सिस्ट भी थे। तो इससे आज हमें ये पता चलता है कि जो भी समस्या आपके शरीर के अंदर आ रही है, जिस प्रकार से जोड़ों का दर्द है, वो एक सिम्टम है, वो बीमारी नहीं है। बीमारी कुछ और है, हमें किसी और बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और दर्शक जुड़े हैं, उनसे और बात करते हैं। हेलो। हेलो जी बताइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी, मेरी एज 40 है, तो मेरी टांगों में बहुत दर्द रहती है, कई महीनों से ही है। मतलब कहाँ से बोल रहे हैं आप मैडम? हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आप उसके लिए आपने कोई डायग्नोस कराया? आपका किस कारण से दर्द रहता है? मैंने काफी मतलब इलाज करवाया है, लेकिन उससे कोई आराम नहीं आ रहा। हाथ पैर भी कभी मेरे सुन्न हो जाते हैं, और मेरे को सुस्ती इतनी आती है कि कई बार तो सोने को ही मन चाहता है बिल्कुल ही। नहीं, आप, मैं समझ गया मैडम। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके टांगों में दर्द है, आपने इसका इलाज बहुत कराया। हाँ जी। तो इलाज किस प्रकार से कराया आपने, मेरे को आप थोड़ा सा बताएंगे? मैंने उनसे हॉस्पिटल हमारे पास में, पहले तो सरकारी से ही करवाया था मैंने। हाँ। फिर मैंने प्राइवेट भी काफी दवाइयाँ वगैरह लेती रही हूँ मैं यहाँ। डायग्नोस क्या हुआ है? मतलब जैसे आपकी टांगों में दर्द, देखो टांगों में दर्द तो केवल कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो सकता है, या टांगों में दर्द किसी और कारण से भी हो सकता है। तो जब तक डायग्नोस ना हो तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है? एनीवे, आपके ये बच्चे होने के बाद समस्या शुरू हुई है या पहले से आपको रहती थी? नहीं, पहले से ही है ये मेरे। 40 है आपकी एज, तो अभी तो मेनोपॉज में भी 3-4 साल हैं, अभी तो समय है आपका मेनोपॉज होने में भी। तो आप एक काम, मतलब मैंने मतलब ऐसा है कि बच्चे होने से पहले भी मेरे टांगों में बहुत दर्द रहता था। तो मैंने काफी पहले टाइम पे इलाज करवाती थी, लेकिन फिर आराम नहीं आया, फिर मैंने बीच में छोड़ दी।
मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ गया। आप एक काम कीजिए मैडम, देखिए इस तरीके से मुझे आपकी टांगों के विषय में कुछ भी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे इंटरनल ये नहीं पता कि आपकी समस्या किस प्रकार की आपके साथ में है और आपके साथ में क्या क्या रहा। और ये लाइव कार्यक्रम है, इसके दौरान मैं आपको इससे ज़्यादा समय भी नहीं दे पाऊंगा आपकी डायग्नोसिस के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार मुझसे मिलना तो ज़रूर पड़ेगा, बाकी उसको डायग्नोस करके और परमानेंट उसका समाधान हो जाएगा, उसमें कोई संशय और संदेह नहीं है। तो जब भी आप आ सके तो आप आकर मुझसे आप मिल सकती हैं। अभी कॉल जिसमें उन्होंने अपनी टांगों में दर्द बताया, किंतु आज हमने ये देखा कि पहले कॉल आई, वहां पर भी उनके जोड़ों में दर्द था, लेकिन जोड़ों का दर्द का कारण कुछ और था। इनकी टांगों में दर्द है और ये शादी से पहले था। तो डायग्नोसिस, दर्द आपके लिए बीमारी नहीं है, दर्द आपके लिए सिम्टम है। दर्द नॉक कर रहा है कि आप अपनी बॉडी में फाइंड आउट कराइए कि कहां पर क्या दिक्कत है जिसके कारण से आपको ये समस्या हो रही है। जैसे अभी ये मैडम का फोन आया, मैंने इनको सलाह दी, ये एक डायग्नोसिस का विषय है जिससे हमें ये पता चल पाएगा किस प्रकार से कहां क्या दिक्कत है जिसके कारण से आपकी इस तरह की समस्या उनके साथ में आ रही है। क्योंकि केवल दर्द कहना से तो काम नहीं चलता कि दर्द हुआ तो पेन किलर खा लिया। 99% पेन किलर के कारण लोगों की किडनी भी फेल हो जाती है और वो दर्द का समाधान भी नहीं होता। 12 घंटे नर्वस सिस्टम बंद रहा, तुरंत उसके बाद में आप देखते हैं कि वो फिर खत्म हो गया, उसका असर खत्म हुआ तो दर्द दोबारा शुरू हो गया। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की समस्या है तो उसमें आप लोग सीधा पेन किलर का सहारा ना लें और अपना डायग्नोस जरूर कराएं कि किस प्रकार की क्या दिक्कत है जिसके कारण से आपको इस तरह की समस्या हो रही है। तो दर्शकों, ये हमने अभी देखा कि किस प्रकार आप, ये एक लाइव कार्यक्रम है, आप भी चाहें तो इसमें कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैडम बताइए। हाँ जी, नमस्कार। मैं एक्चुअली डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ, मुझे स्किन प्रॉब्लम है। हाँ मैडम बोल रहा हूँ मैं, आप मुझे बताइए आपको स्किन में किस तरह की दिक्कत है और अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा बंद कर लीजिए क्योंकि उसकी वजह से आवाज में दिक्कत आ रही है। हाँ जी, मुझे सोराइसिस है। सोराइसिस डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि ये सोराइसिस है। सोराइसिस है आप? दाने मोटे मोटे दाने होते हैं, उसमें मतलब खारिश होती है और सिकड़े से बनते हैं वाइट। मैं समझ गया, वो स्किन जैसे व्हाइट कलर का होकर झड़ जाती है, उस तरीके से इस तरह की दिक्कत आ रही होगी आपको। हाँ जी, व्हाइट कलर का एक जो ऊपर स्किन उतरती है वैसी दिक्कत। व्हाइट कलर की स्किन उतरती है जी। मैं सोराइसिस, मैडम आपके घर में किसी और को भी ये दिक्कत थी क्या? जी जी जी, मेरे फादर साहब को थी। जेनेटिक भी हो सकता है कि उन्हीं से आपको आई हो, क्योंकि ये कोई छूत का रोग तो है नहीं, लेकिन जेनेटिकली ये ट्रांसफर हो जाता है। एक्चुअली मुझे सर्दियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं इतनी परेशान होती हूँ, मैं कपड़े तक नहीं पहन सकती हूँ। अच्छा, ओके। क्योंकि ये खारिश होती है कपड़ों से इतनी, और ये खारिश से फिर एकदम से स्किन रैश हो जाती है। रैश के फिर मोटे मोटे दाने होते हैं। मैं समझ गया मैडम, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें हमारा खुद का रक्षा तंत्र जो होता है। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही सर। कोई नहीं मैडम, हो सकता है अगर अभी नहीं आ रही हो, आपको आवाज कम हो। ये हमारा जो रक्षा तंत्र होता है, ये हमारा जो रक्षा तंत्र होता है उसके कारण से ये दिक्कत होती है। वही स्किन के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। जिस तरह से आपने बताया कि आपके स्किन का सोराइसिस है और स्किन का सोराइसिस आपके फादर साहब को भी था, तो वो एक कारण हो सकता है जिसके कारण से वो जेनेटिकली आप में ट्रांसफर हुआ। लेकिन अब इसका उपचार क्या है, इसके विषय में बात की जाएगी। इसके लिए आप चाहें तो गंधक रसायन का प्रयोग 2-2 गोली का सुबह शाम कर सकते हैं। उससे धीरे धीरे करके आपका ये सोराइसिस की प्रॉब्लम आपकी समाधान हो जाएगी। और फिर भी अगर ये नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इस डिजीज के अंदर आप ये कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप मुझसे आके मिले और सोराइसिस के लिए हमारे द्वारा बनाया गया जो दवा है उसका प्रयोग करें नियमित। उससे धीरे धीरे करके आपके सेल्स को वो रिज्यूनेट करेगा और उसके अंदर जो वायु का बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर प्रभाव है उसको कम करेगा और धीरे धीरे वो आपकी समस्या का समाधान होगा। ये एक लाइव कार्यक्रम है। एक और कॉलर जुड़े हैं, बात करते हैं उनसे। जी बताइए। हाँ जी, वो जो डॉक्टर बात कर रहे हैं टीवी में। हाँ मैडम बताइए, बोल रहा हूँ। तो उनसे बात करनी थी। मैडम बोल रहा हूँ, बताइए अपना प्रश्न पूछिए। वो मैं कोई और बात कर रहे हूँ। लगता है कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन हम बात कर रहे थे दर्द की और सिम्टम की। जो दर्द है वो एक सिम्टम है।
उसको पेन किलर खाते हैं लोग। पेन किलर खाने से उनको धीरे धीरे करके आप देखते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द का वो होता है, वो अपना पेन किलर स्टीरॉइड्स का रेगुलर प्रयोग करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके उनके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसमें लीवर है, किडनी है या और भी उनके जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी उनका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप भी किसी प्रकार के दर्द से जूझ रहे हैं तो आपको दर्द की गोली खाना उसके लिए समाधान नहीं है। आपको जितनी जल्दी हो सके उसके लिए आपको हमसे मिलना है, जिससे आप मुझसे मिलें और मिलने के बाद मैं आपका प्रॉपर डायग्नोस करके ये बता सकूं कि आपको ये प्रॉब्लम किस कारण से है। जो भी उसका फिर कारण होगा उसके अनुसार आपको उसकी चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। ये एक लाइव कार्यक्रम है, इसके दौरान आप अपना कॉल करके और हमसे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जो लोग बहुत दूर दराज रहते हैं और मुझसे मिलने में असमर्थ हैं, वो आपके स्क्रीन पर चल रही ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क करके और उस ईमेल पे अपनी रिपोर्ट्स को भेजकर भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों को ये मैं बात बताना चाहूँगा कि मैं आयुर्वेदिक में स्पेशलिस्ट वैद्य हूँ लीवर फेलियर, किडनी फेलियर और कैंसर जैसी बीमारियों का, जिसके लिए जो हमारे यहाँ से मरीज ठीक हुए हैं उनकी रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट www.vaidyashree.com पे कर सकते हैं, देख सकते हैं या YouTube में भी देख सकते हैं। इसके साथ ही जुड़े हैं एक और कॉलर, बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी बताइए मैडम। हाँ जी, मैं एक्चुअली जम्मू से बोल रही हूँ, रेणु शर्मा। मैंने पहले भी बात की। हाँ हाँ। Actually मुझे 10 मिनट से मैं होल्ड किया हुआ है मैंने। कोई नहीं मैडम, कोई नहीं, मैं समझता हूँ लाइन बहुत ज्यादा बिजी रहती है इसलिए कई बार होल्ड पे आ जाता है। अभी बात हो रही थी। जी बिल्कुल, बताइए क्या आप पूछना चाह रहे हैं। मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, उसके बारे में बात करनी थी मुझे। स्किन की मैडम किस तरह की दिक्कत है आपको? जी जी। स्किन की किस प्रकार की दिक्कत है स्किन में? वो अभी बताया मैंने, मुझे सोराइसिस है। सोराइसिस के लिए ठीक है, अभी आप होल्ड कीजिए। आप मैडम फोन रखिए, आपको दोबारा कॉल बैक कराते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि स्किन की प्रॉब्लम और इस तरह की दिक्कतें जो लगातार लोगों को होती हैं, उसके लिए हमारा दूषित खान पान भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर जिम्मेदार है। एक कॉलर जुड़े हैं, उनकी कॉल लेते हैं। जी बताइए। हेलो। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। सर, नितिन बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। सर, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सर, मुझे बाल झड़ते हैं। मैं 18 साल का हूँ। अच्छा ओके, 18 ईयर्स के आप बाल झड़ रहे हैं। सर, साल 1.5 साल से पलंग पे सोता हूँ तो सर तकिए की वहाँ बाल बढ़ जाते हैं। बाथरूम में नहाता तो बाल झड़ते हैं। राइट। देखिए इसके लिए आप, जैसे कि आज का हमारा विषय भी बाल झड़ना है, आपको ये भी पता चल ही गया होगा, और इसके लिए आज एक हम विशेष जड़ी बूटी कलिहारी या लांगली की बात कर रहे हैं। आप उसको बाज़ार से ले सकते हैं और लेकर उसका अगर काढ़ा या उसका पेस्ट बनाकर और नियमित अगर आप सर पे किसी भी ऑयल में मिलाकर लगाएंगे तो आपके बाल झड़ने की समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी अगर आपको बाल झड़ने की, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो नियमित रूप से अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो वो हमारे यहाँ पर इसके लिए क्रीम बनती है, उसको मंगाकर और नियमित रूप से उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका प्रयोग करने से आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, और उसमें वो क्रीम आपकी डैंड्रफ जैसी समस्या अगर कोई होगी तो उसको भी फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगी। सर, अगर मैं मेल से बात कर सकता हूँ आपसे? मेल के ऊपर आप दे सकते हैं, क्योंकि बाल झड़ने की कोई रिपोर्ट तो होती नहीं है, लेकिन अगर आप स्काइप पे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप स्काइप के ऊपर मेरे को कंसल्ट अगर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है? हाँ जी बिल्कुल, वैद्यश्री.com है। इसके ऊपर जो हमारे लीवर, किडनी और कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनकी ठीक हुई है हमारे यहाँ से किडनी, लीवर, उनकी रिपोर्ट्स भी इसके ऊपर आपको मिलेंगी। बाकी आपका बाल झड़ने से संबंधित समस्या है, उसके लिए आप चाहें तो आप हमारे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं या फिर आप कोरियर के द्वारा भी मंगा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके। तो दर्शकों, बाल झड़ना एक बड़ी गंभीर और एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके लिए हमारा, मैं बात कर रहा था इस कॉलर से पहले कि हमारा खान पीन और दूषित खान पान जो है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। दूषित खान पान का मतलब हम लोग दूषित नहीं खा रहे हैं, लेकिन जैसे अब हमने कोई भी चीज़ खाई, खाने के अनुसार उसके द्वारा हमारे अंदर कुछ केमिकल्स गए, वो केमिकल हैं, उन केमिकल के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग, जैसे चर्म समस्या, जैसे एक लेडी का फ़ोन आया रेणु शर्मा जी का कि स्किन की प्रॉब्लम है, उससे पहले किसी और का आया कि जोड़ों में दर्द है, उससे पहले किसी और का आया कि उनके सिस्ट हैं। ये सब समस्याएं हमारे शरीर में जो उत्पन्न हो रही हैं, इसका मूल रूप से जो कारण है वो हमारा दूषित खान पान भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहा जा सकेगा। तो इसलिए अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें, जितना हो सके आप लोग शुद्ध और स्वच्छ खाने का प्रयोग करें। ज़्यादा विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए पिज़्ज़ा, बर्गर खाकर आपके ब्लड के अंदर
पित्त की वृद्धि होगी और अल्टीमेटली जब भी पित्त की वर्णोत्पत्ति करह पाका पेशी नाम सामपि वैद्यद्यमु पदाहश्च सदाह परिकीर्तता। जब भी हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होगी तो शरीर में वर्णों की उत्पत्ति होगी। वर्णोत्पत्ति करह पाका पेशी नाम सामपि, मांसपेशियों को प्रताड़ित करेगा। एक कॉलर जुड़े हैं, इसी श्लोक का बाकी अर्थ मैं आपको इस कॉलर के बाद बताऊंगा। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम गोविंद है। हाँ बताइए। सर मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर ये मेरे बाल, पापा जी के बाल झड़ते हैं, उनके क्या समस्या होती है? पापा जी के बाल अगर आपके झड़ रहे हैं तो उसके लिए देखिए, उनको काफी टाइम हो गया, 1 साल से 1.5 साल के लगभग हो गया। तो उसके लिए आप गोविंद जी आप एक काम कीजिए, आप हमारे क्लिनिक पे या तो आप अपने पिताजी को भेज दीजिए, और नहीं अगर आप भेज सकते हैं तो लखनऊ से, क्योंकि अगर आपके लिए आना असमर्थ है तो आप इसके लिए बाल झड़ने की जो दवा होती है वो आप हमारे से मंगवा सकते हैं। सर आपसे ऑनलाइन भी मतलब बात कर सकते हैं कैसे? आप स्काइप पे करना चाहते हैं तो स्काइप पे भी कर सकते हैं। स्काइप पे कंसल्टेशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन डिपॉजिट करना पड़ेगा, और अगर आप केवल मेडिसिन मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करके वहां पर अपनी मेडिसिन का ऑर्डर करके आप उसको भी मंगा सकते हैं। और अगर कोई विशेष इसके अलावा कोई बीमारी है तो उसकी रिपोर्ट्स आप मुझे ईमेल आईडी जो कि स्क्रीन पे आपकी चल रही है उसके ऊपर भी आप देकर और कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और मेरे से मिलने में असमर्थ हैं, वो चाहें तो ईमेल आईडी हमारी चल रही है, उस पर ईमेल करके भी अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि केवल उनका कोरियर से दवा मंगा के काम चल सकता है, तो वो कोरियर से भी दवा को मंगवाकर और अपने काम को चला सकते हैं हमारे यहाँ से, और अपनी बीमारी का समाधान पा सकते हैं। मैंने एक श्लोक बोला था, वर्णोत्पत्ति करह पाका पेशी नाम सामपि वैद्यद्यमु पदाहश्च सदाह परिकीर्तता। मैंने कहा था कि हमारे शरीर में पिज़्ज़ा, बर्गर या इस तरह की एसिडिक चीज़ें खाने से पित्त की वृद्धि होती है। तो पित्त की वृद्धि के कारण हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होता है, हमारे शास्त्रों में इस श्लोक के द्वारा उल्लेख किया गया है कि शरीर में वर्णों की उत्पत्ति होना, जिस प्रकार से किसी ने बोला कि उसके शरीर के अंदर सोराइसिस की प्रॉब्लम है, स्किन की एलर्जी है या इस प्रकार की कोई भी एलर्जी है, वर्णों की उत्पत्ति होना, वर्णोत्पत्ति करह पाका, मांसपेशियों का पकना, वैद्यद्यमु सदाह परिकीर्तता, जिसमें हमारे हाथ पांव में जलन पैदा होना। कई लोगों को देखा है आपने, उनके हाथ पांव में जलन रहती है, हाथ पांव से बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म सेक टाइप का निकलता है, वो भी पित्त की वृद्धि के कारण है। साथ में मांसपेशियों को प्रताड़ित करता है, तो हमारे बाल झड़ने की समस्या या मांसपेशियों से संबंधित अलग तरह की समस्या जैसे मांसपेशियों का गलना, ये समस्या आती है। एक कॉलर जुड़े हैं, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं दिलीप बात कर रहा हूँ कलकत्ता से। हाँ बताइए। सर बेसिकली सर बहुत सालों से मुझे अल्सर की एक दिक्कत है। तो मैंने बाहर का बहुत दवाई ली, मतलब अंग्रेजी दवाई बाहर से ट्रीटमेंट की, मगर उसका कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है बहुत दिन से, और तकलीफ मेरा बहुत भी बढ़ रहा है। अल्सर की अगर आपको समस्या है दिलीप जी, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे क्लिनिक पे आने में समर्थ हैं? आ सकते हैं आप क्लिनिक पे? सर बेसिकली मैं कलकत्ता रहता हूँ तो मुश्किल है, तो आप एक काम कीजिए, आपका अल्सर आपने एंडोस्कोपी कराया होगा। हाँ जी। एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है, आप उसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक है जी। और उसके अनुसार जो भी दवा है मैं यहाँ से आपको कोरियर के द्वारा भेज दूंगा। ठीक है जी। तो वो, और उसमें खाने पीने में आप मिर्च मसालों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जितना हो सके साधारण भोजन करें। कभी आपको ब्लड तो नहीं आया उस अल्सर में से? ना जी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर बीच बीच में मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे वॉमिटिंग हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बाहर खाना खा जाता हूँ ना तो वॉमिटिंग हो जाता है ऐसे ही, और दिक्कत 2 दिन तक उसमें रहती है। उसके बाद मैं दवाई लेता हूँ, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है, फिर हफ्ते भर ठीक रहता है, फिर से वो प्रॉब्लम आ जाती है। मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जरा सा भी आप बाहर का खाते हैं तो अल्सर तुरंत रिएक्ट करता है और आपको इमीडिएटली वॉमिटिंग हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाती है। ये एक खतरनाक स्थिति है। वो अल्सर आपके शरीर में कुछ और भी डैमेज कर सकता है। तो मेरी आपको सलाह है कि आप अपने समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें और जितनी जल्दी हो सके अपनी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट मुझे भेजें, जिससे कि इस अल्सर जैसी गंभीर समस्या का परमानेंट निदान और सॉल्यूशन आपको मिल पाए। तो आप अपना जितना हो सके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लीजिए। जैसा आपने बताया आप कलकत्ता से बोल रहे हैं और दिल्ली आने में आप असमर्थ हैं, क्योंकि मैं तो कलकत्ता आता नहीं हूं, लेकिन आप दिल्ली अपनी रिपोर्ट मुझे आप मेरी ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं। तो आप वो भेजिए, तो उसके हिसाब से मैं आपका जो भी मेडिसिन है बना के करता हूँ। और अगर आप स्काइप के ऊपर भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये एक कॉलर थे हमारे साथ कलकत्ता से जिनको अल्सर की समस्या थी, दिलीप जी। अल्सर की समस्या एक बड़ी गंभीर समस्या है। मैं बात कर रहा था बालों के विषय में,
और बालों के विषय से अलग अलग कॉलर से जुड़ते हुए मैं पहुंचा आखिरी कॉलर हमारे, क्योंकि समय का अभाव है, आखिरी कॉलर जिनको अल्सर की समस्या थी वहां तक। और इस कॉलर से पहले मैंने सभी दर्शकों को बताया था कि हमारे शरीर के अंदर दूषित खान पान का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये जो दूषित खान पान है ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसको हमें ना चाहते हुए भी जिंदगी जीने के लिए खाना पड़ता है, और खाने के बाद हमें पता चलता है कि इसके किस प्रकार के साइड इफेक्ट हुए। जैसे उन्होंने बताया कि अल्सर है, लेकिन फिर भी जब भी वो बाहर का खाते हैं उनको वॉमिटिंग आती है। बाहर का दूषित खान पान से बचें, मेरे दर्शकों को मेरी यही सलाह है। और जितनी जल्दी हो सके वो दर्शक जो मुझे देख रहे हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मेरे से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, वो मेरे क्लिनिक पे आएँ और आने के बाद अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान पाएं। तो दर्शकों, अब समय हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। लेकिन इजाज़त लेने का देखिए इच्छा तो नहीं है, लेकिन इजाज़त लेना पड़ेगा, समय का अभाव है और घड़ी इशारा कर रही है। जाते से जाते मैं फिर आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी दर्शक मेरे देख रहे हैं और जो किसी भी गंभीर से गंभीर समस्या, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर, पैरालिसिस या अन्य ऐसी समस्या जो उनके लिए प्राण घातक तो नहीं है किंतु रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको तकलीफ दे रही है, जैसे अल्सर या उनके बाल झड़ रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, इस प्रकार की अगर कोई भी समस्या है तो मेरे दर्शक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके वो हमारे यहाँ से दवा को मंगा सकते हैं। अन्य दवाएं जो साधारण रूप से आपके शरीर पे काम करती हैं, जैसे मोटापे को घटाने की या स्किन की प्रॉब्लम की, वो दवाएं आप कोरियर के द्वारा भी मंगा सकते हैं। और जो गंभीर समस्याएं हैं उनके लिए आप मुझे ईमेल पर मेरी को रिपोर्ट्स भेजकर और मुझसे उसका समाधान ले सकते हैं। इसी बात के साथ आज आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा और आप लोगों को छोड़ के जाऊँगा रोज की तरह कुछ ऐसे पेशेंट्स के साथ जिन्होंने नियमित रूप से हमारी दवा का सेवन किया और किडनी फेलियर, लीवर फेलियर जैसी गंभीर समस्या जिसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं बताया गया और एलोपैथिक डॉक्टर्स ने उनको मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया, उन लोगों को किस प्रकार से लाभ हुआ ये आपको अभी पता चलेगा जब आप उन लोगों के इंटरव्यू को देखेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और कल इसी समय आपसे दोबारा इसी कार्यक्रम के दौरान मुलाकात करूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। मैं गांव सुनेत, तहसील देरा, जिला कांगड़ा से आया हूँ। सब पेशेंट का नाम बता दीजिए। चंचला देवी, उम्र क्या है? 53 साल। अच्छा, कब से इलाज करा रहे हैं आप? 12 जून 2013 से। अब तबीयत कैसी है आपके पेशेंट की? 50% रिलीफ महसूस कर रहे हैं। इसमें 50% किडनी काम कर रही थी। और अब कितनी है? ये अब की रिपोर्ट है, ये इसमें 65% काम कर रही है। और राइट वाली किडनी जो है उसका भी ये फंक्शन बढ़ करके 20% से 27% हो गया। और मेरी मिसेज जो है अब काफ़ी आराम महसूस कर रही है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मयंक डोभाल है। और पिताजी का? मैं ऋषिकेश से आया हूँ। मेरे फादर का नाम है मिस्टर वीके डोभाल, विनोद कुमार डोभाल, और वो एक बीएमएस डॉक्टर है। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन आती थी आपके पिताजी को जब वो सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ था? स्टार्टिंग में उन्हें चेहरा काफ़ी काला पड़ गया था, चेहरे पे काफ़ी दाने आ गए थे, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई थी। अच्छा। और उल्टी वगैरह भी आई थी कभी? नहीं, वॉशरूम में जब जाते थे तो ब्लड आता था, यानी कि मलिना, यानी कि उनको मोशन ब्लैक कलर का आना, जो ब्लैक आ रहा था। तो उनका अंदर से वेरेसिस रप्चर होते होंगे, तो उस वक्त में उनको खून निकलता था टॉयलेट के थ्रू। उनकी 3 या 4 बार बाइंडिंग हो चुकी है। अच्छा, ईवीएल बाइंडिंग एंडोस्कोपी से कराई है आपने? कहाँ कराई आपने ईवीएल बाइंडिंग? ये फर्स्ट हमने ऋषिकेश में ही कराई थी। अच्छा, क्या नाम, कहाँ से कराई थी? ये डॉक्टर सक्सेना है। अच्छा, उनसे कराई आपने? तो उनसे कराई थी। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर हमने अपोलो हॉस्पिटल में भी दिखाया। अपोलो कहाँ पे, कौन से अपोलो? दिल्ली अपोलो में। अच्छा, दिल्ली अपोलो में आपने दिखाया? दिल्ली अपोलो में हमने दिखाया। तो उन्होंने काफी सीधा ऑपरेशन के लिए कहा, उन्होंने कोई और वो नहीं बताया। ठीक है। सिरोसिस ऑफ लीवर है ना आपके पिताजी को? ऑफ लीवर।
ठीक है। अल्कोहल लेते थे आपके हाँ पिताजी? जी, अल्कोहल लेते थे। हेपेटाइटिस वगैरह भी था उनको? हेपेटाइटिस सी के भी पेशेंट है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी और अल्कोहल लेते थे और अल्कोहल उनका लेते थे। सिरोसिस था। हाँ जी। तो उसके बाद अपोलो में गए आप, तो अपोलो में आपको ट्रांसप्लांट वगैरह बताया। तो ट्रांसप्लांट हमारे पास आप वगैरह- इलाज कराने के लिए कब आ गए थे? फरवरी 2013 में। फरवरी 2013 में। उनकी क्या कंडीशन थी जब आप हमारे आए थे? टाइम उनका चेहरा काफी ब्लैक था और काफी वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई थी। हाँ। ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते थे। और उनका टेस्ट डायग्नोसिस वगैरह आपने फरवरी 2013 में, उनका लीवर कितना खराब हो चुका था उसके लिए कुछ उस करा? टाइम जो टेस्ट करवाया था उस टाइम 72 जो फाइब्रोस्कैन होता है वो 72 था। कहाँ कराया था आपने ये ILBS में करवाया था। अच्छा, ये ILBS के अंदर आपने कराया था? हाँ जी। तो ILBS में आपने टेस्ट कराया था। ILBS में आप उनका लेके गए इमरजेंसी में या जैसे मर्जी करके, हाँ जी। तो उस वक्त में इनका लीवर इतना डैमेज हो चुका है, इनका 100% लीवर डैमेज हो चुका था, 95% के आसपास में। हाँ जी। तो उस वक्त आपको वहाँ क्या सलाह मिली? तो सबने सलाह ये एक ही दी कि लीवर ट्रांसप्लांट एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप हमारे पास आ गए? हाँ जी। फिर तो हमारे पास आकर आपका इलाज चलते हुए कितना समय हो गया तकरीबन? 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। 1 साल 3 महीने। हाँ जी। तो अभी आपने कोई लेटेस्ट रिपोर्ट कराई हाँ अपने जी, पिताजी की? लेटेस्ट रिपोर्ट कराई है 1 साल 3 महीने दवाई लेने के बाद आपकी। हाँ हाँ। उसके बाद ये सेम टेस्ट दोबारा किया है फाइब्रोस्कैन जो अब 34 है। राइट। ये जो टेस्ट है ये आपने कहाँ से कराया है? ये ILBS से ही कराया है। अच्छा, ओके। ये भी आपने ILBS में ही आज दोबारा कराया है? हाँ जी। तो अब उनकी रिपोर्ट कम होकर हाँ जी। ये हो चुकी है ऑल एंड ऑल 35.8। हाँ जी। राइट। इसका मतलब है कि तकरीबन उनका लीवर 60% रिकवर कर गया है आपके पिताजी हाँ का? जी। हाँ जी। ठीक है। दिखाई थी आपने वहाँ पे रिपोर्ट्स प्रीवियस एंड आफ्टर? नहीं सर, फिर हमने वहाँ- जरूरत नहीं समझी। फिर सीधा अब कैसा महसूस कर रहा है पिताजी आपके? पहले अच्छा, से काफी ठीक है। चलो ठीक है। उनका ट्रीटमेंट आपने कंटिन्यू करना है? हाँ जी। मैं विपिन गंडोत्रा जम्मू से आया हुआ हूँ। मैं 6 महीने से डॉक्टर साहब की मेडिसिन ले रहा हूँ। पहले मेरा GFR 30 था, तो अब इस वक्त 48.50 हो गया है। इस मेडिसिन से मुझे बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, आगे भी और मिल जाएगी। डॉक्टर साहब की मेडिसिन मुझे सूट कर गई है। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर भरद्वाज। मेरा नाम मीनू सिंह है और मैं दमोह से आई हुई हूँ। जबलपुर? दमोह जबलपुर से, MP से? MP से। तो अभी आपकी किडनी का परसेंटेज फंक्शन पहले कितना था? अच्छा, मेरा पहले 18% था। अच्छा, मतलब 1 साल पहले। 1 साल पहले? हाँ। तो 1 साल हो गया आपका ट्रीटमेंट? हाँ, चलते 1 हुए? साल हो गया सर। मेरा पिछले साल मार्च से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। अभी फरवरी में मैंने टेस्ट कराया तो अभी मेरा 57% आया है। अच्छा, ये कब कराया आपने टेस्ट? कल ही कराया है सर। और कल डेट आप बता दीजिए। कल 8 तारीख। 8 तारीख। हाँ, 8 फरवरी 2014 को आपने? 2014 को कराया। 8 फरवरी 2014 को कराया। तो उसमें आपका 57% 57% आया है। आ चुका है। अब आपको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जैसे 18% में पहले हुई होगी? नहीं कोई सर, सूजन बहुत या अच्छा लग रहा है, ऐसा? बहुत आराम। अभी कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल आराम, जैसे नॉर्मल है उस टाइप से लग रहा है मुझे। नॉर्मल की तरह हो जी। चुका है आपका? ठीक है। अब पहले आपका 18% था? 18% था। अब आपका 57%? 57% था। 57%? 57% था। ठीक है। आप अपना घर का जो आप जहाँ रहते हैं MP का? जी। जबलपुर बताया जी, आपने? जबलपुर में। जबलपुर MP। नाम क्या है आपके पेशेंट का? मूलचंद। कहाँ से आए आप? बागपत से जी। बागपत? हाँ जी। अच्छा, क्या परेशानी थी आपके पेशेंट को? सर किडनी प्रॉब्लम थी पापा को। पापा है आपके? हाँ जी। अच्छा, किडनी में प्रॉब्लम थी? हाँ जी। कब खराब हुई थी किडनी? ये अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर में? हाँ जी। तो क्या डायलिसिस पे थे, कैसे थे? डायलिसिस पे थे। कितना क्रेटिनिन था? तो 16 थे। 16 था। अच्छा, ये रिपोर्ट कब की है, जब वो हॉस्पिटलाइज थे? हाँ जी, ससुर में एडमिट हुए थे जब। अच्छा अच्छा, यूरिया 225 और क्रेटिनिन 16 था। हाँ जी। अच्छा, डायलिसिस चल रहा था उनका जब आप आए हाँ थे? जी। कितनी बार डायलिसिस कराते थे आप? सर हफ्ते में 2 बार जाते थे। 2 टाइम्स इन अ वीक? हाँ जी। और अभी उनका डायलिसिस चल रहा है? सब बंद आ रहा 3 महीने से। 3 महीने से बंद हो गया? हाँ जी। कितना क्रेटिनिन आ रहा है उनका?
सर अभी तो इनका सर अभी तो सर 1.3 है। 1.3 क्रेटिनिन आ रहा है। हाँ जी तो ये 1.3, अब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन पानी वानी तो नहीं भरता? सर कुछ नहीं हो सर, ओके अब अपना काम करें नॉर्मली। अच्छा, नॉर्मल काम कर रहे हैं। हाँ जी तो जहाँ डायलिसिस चलता था वो कौन सा हॉस्पिटल था जहाँ डायलिसिस कराते थे आप? नरेंद्र मोहन था जी, नरेंद्र मोहन कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। अच्छा, वहाँ पर रिपोर्ट कराई आपने? उस हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट हुई? हाँ जी तो उन्होंने मना किया आपको डायलिसिस के लिए? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? तो क्या अभी डायलिसिस जो ये आपकी किडनी आपकी है, अच्छा, तो अपना काम करिए नॉर्मली, कोई ठीक है। जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपका डीटीपी स्कैन भी कराया था जिसमें शायद 20-25% पेशेंट की किडनी थी। हाँ जी जहाँ कौन सा हॉस्पिटल में बताया आपने? नरेंद्र मोहन जी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? ताकि ठीक हो नहीं पाएंगे तो डायलिसिस करनी पड़ेगा रेगुलर ही। हाँ, तो अब रिपोर्ट अब तो ओके आ गई? और रिपोर्ट आपको कह रहे कि कुछ नहीं, अब दोबारा टेस्ट कराओ, ये मैं टेस्ट लिख के दे रहा हूँ आपको, ये कराइए, कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा, तो टेस्ट का टेस्ट ओके निकले, सारे ओके निकले, दूसरी जगह से कराए तो भी? हाँ जी। अच्छा, अब ठीक है पिताजी, बिल्कुल कंफर्टेबल है आपके? हाँ जी ओके है। चलो, अब उनको डायलिसिस की कोई जरूरत महसूस नहीं होती? डायलिसिस की वजह। चल, अपना नाम बता दीजिए। सुरेश चंद्र गुप्ता, जौनपुर, टूर्नामेंट, जौनपुर यूपी से? यूपी से। अच्छा, किस बीमारी के लिए आप आए थे? किडनी के बीमारी की, किडनी प्रॉब्लम के लिए? किडनी प्रॉब्लम। कब पता चला था आपको किडनी प्रॉब्लम का? ये हमको 1.5 साल पहले मालूम पड़ा। 1.5 साल पहले मालूम पड़ा था। तो तब आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले एक आध दो जगह जो है ट्रीटमेंट लिए। कहाँ पे? ये गंगाराम में लिए थे जो है, फिर उसके बाद जो है BHU बनारस में लिए। अच्छा, जब आप पहले आए थे तो आपका किडनी का प्रतिशत कितना था? 34.6 जो है मेरा था ये। ठीक है। और अब कितना हो चुका है? इस समय हो गया हमारा जो है 41.1। ठीक है। अब आपको पहले की तरह कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बढ़िया था। अपना नाम बता दीजिए सर, क्या है? DR पॉल। DR पॉल, कहाँ से आए हैं? बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से। अच्छा, किस बीमारी के बारे में आप आए थे? क्या हुआ था? मेरे को एक्चुअली पता नहीं था, मेरे को लीवर में पेन हो रहा था। तो मैंने वहाँ अपोलो में डॉक्टर D सिंह गैस्ट्रोएंटेरिटिस उनको दिखाया। अच्छा। तो उन्होंने सब चेक करने के बाद पता चला कि मेरे को हुआ है नस, नॉन अल्कोहलिक स्टीआटोहेपेटाइटिस। तब फिर उनका ट्रीटमेंट किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने बोले कि नहीं, ये इसका इलाज नहीं है, मगर हम इसको स्लो प्रोसेस में ये करेंगे, इसका फर्दर जो है नेक्स्ट कोर्स जो है इसका लिवर सिरोसिस। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आपने कोई डायग्नोसिस वगैरह जो कराई जी, तो उसमें आपको पता चला कि आपकी बीमारी काफी बढ़ी हुई है? हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या रहा? फिर आपका अपना कोई रिलीफ हुआ? आपने जो अपना ट्रीटमेंट एलोपैथिक के लिए उनसे कुछ? नहीं, एलोपैथी जो कर वो तो बोले कि बस ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ऐसे ही रहेगा? हाँ, ऐसे ही रहेगा। हम कोशिश करें कि इसको स्लो, जैसे प्रोग्रेस क्विक ना हो, स्लो प्रोग्रेस करेगा, लेकिन ये प्रोग्रेस करेगा। तो उसके बाद में फिर क्या रहा जब आपने ट्रीटमेंट वगैरह कराया? तो उसके बाद में आपने हमारा ट्रीटमेंट कब शुरू कराया था? हाँ, एक दिन अचानक आपका टीवी में, शक्ति टीवी था, शक्ति टीवी में आपको देखा, और उस टाइम आप जस्ट आप बोल रहे थे कि इसका बारे में, आपका लिवर का बारे में। तो मेरे को मन में आया, एक चीज मेरे को लगा, जो फाइब्रोस्कैन बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ। तो आपका बातों में मेरे को कुछ लगा कि देखता हूँ एक बार आपको आजमा के। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आपने फाइब्रो स्कैन कराया?
मैं वहाँ पर आप जैसे बोले कि आने से पहले फाइब्रो स्कैन कराइए, मैं फाइब्रो स्कैन कराया, फाइब्रो स्कैन करा के आपके पास आया। आपके पास आने के बाद मैंने मेडिसिन लिया। मेडिसिन आपने 1 महीने के लिए दिया। फिर बाद में मैं बात करके और 2 महीने मंगाया। 3 महीने खाया। 3 महीने खाने के बाद मैंने चेक कराया, फाइब्रो स्कैन किया। बिल्कुल, आप एक तो अपनी पहली वाली रिपोर्ट जो आपने जब मेरे पास ट्रीटमेंट शुरू किया था जी, तो जो उस वक्त में फाइब्रो स्कैन कराया था जी जी, वो रिपोर्ट आप कैमरे में दिखा। ये है पहले वाला ये रिपोर्ट। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम की है? ये फर्स्ट टाइम की है। ठीक है। और उसके बाद जो थी? उसको बाद ये है। ओके, मतलब ये आपकी इंप्रूव हो गया ये improve क्योंकि केवल 0.4% आपका इस हिसाब से ज्यादा रह गया जी। मेरे को लगता है कि 1 आध महीने में जैसे ये 7.4 से नीचे 7 से नीचे जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा। जी जी। तो ये उस बीमारी के विषय में हुआ जिसका ये कहा गया था कि कहीं पर कोई इलाज नहीं है। तो अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं सर, मेरे को तो मैं तो आज छोड़ दिया था कि अगर प्रोग्रेस भी हो ठीक है, ऐसी प्रोग्रेस होगा। मेरे को नहीं लगता कि ये होगा, बैक होगा करके। लेकिन मैं ये आया था कम से कम इसको स्टॉप करने आप ही के पास आया था। अच्छा। मगर ये देखा तो ये इम्प्रूवमेंट ऐसे हो रहा है कि ये बैक साइड जा रहा है, मतलब तो धीरे धीरे ये नॉर्मल होते जा रहा है। तो इसीलिए विश्वास के साथ हम आपके पास दोबारा आए हैं कि हम ये नॉर्मल हो जाएगा। तो एक आपने उस वक्त में आपका एसजीओटी और एसजीपीटी भी बढ़ा हुआ था बहुत। एसजीपीटी था 58 था, ओटी 42 था। ये अच्छा, ये रिपोर्ट है उसकी। अच्छा जी, ये उसकी रिपोर्ट है जी। इसमें आपको एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है जी। ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद जब वो कम होके आया जी तो एक बार वो रिपोर्ट और आप दिखा देंगे। ये है कम वाले रिपोर्ट। अच्छा, ये भी आपकी? हाँ, ये इसमें नॉर्मल एजिंग हो रहा है। बिल्कुल, इसमें शायद 19 आ चुका है आपका एसजीओटी जी, और पीटी आ चुका है 28। ये नॉर्मल रेंज में है। बिल्कुल। कहाँ से कराई आपने रिपोर्ट्स? ये रिपोर्ट में वही बिलासपुर में कराया। अच्छा, बिलासपुर में कहाँ से? अपना रेलवे हॉस्पिटल से। अच्छा, आप रेलवे में काम करते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, तो रेलवे पहली रिपोर्ट आपकी सारी रेलवे में से ही हुई है? जी जी, रेलवे से ही किया हूँ, लेकिन फाइब्रोस्कैन रामकृष्ण केयर रायपुर से कराया। रायपुर से? क्योंकि हमारा वहाँ सुविधा नहीं है तो इसलिए वहाँ से। जी जी जी। चलिए, अब आपको लगता है कि आपकी कंडीशन काफी पहले से सुधर गई है? जी जी जी। अब बताओ अंकल जी, नाम अपना? मेरा नाम नरेश चंद्र। नरेश चंद्र जी। अच्छा, क्या क्या तकलीफ थी आपको? मुझे अपने लीवर की प्रॉब्लम्स थी और मैंने जो है एलोपैथिक्स में जो है इलाज कराया था और वो 2.5-3 साल के करीब जो है रहा। हाँ। फिर लास्ट टाइम जो है डॉक्टर के.एन. सिंगला थे, उन्होंने जो है बिल्कुल डिनाई करके भी मैं इलाज नहीं करूँगा फर्दर। सिरोसिस ऑफ लीवर था? सिरोसिस भी था उस टाइम पे जो है। हाँ हाँ हाँ। और मेरे ख्याल में हेपेटाइटिस बी के भी सिम्टम आए थे एक बार। उन्होंने हमारे डॉक्टर ने ये खोल के नहीं बताया। लेकिन उन्होंने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन नहीं किया ना। तो आप हमारे यहाँ पर आए किस ईयर में आए थे आप? उस टाइम पे तो जो हमारा बिल्कुल जो है बहुत ही बैड कंडीशन में आए थे और हमारा लीवर भी जो है काफी डैमेज हो चुका था उस टाइम। ये सबसे पहले की जो रिपोर्ट थी जो आपको इलाज कराने से के टाइम पे ठीक है जो है टेस्ट हुआ था मेरा गंगाराम में। अच्छा। और उसके बाद में सेकंड टाइम जो है फिर जो है 3-4 महीने बाद में जो है ये टेस्ट हुआ था। अच्छा, ये 4 महीने बाद की रिपोर्ट है? हाँ, 3-4 महीने के बाद की है। हाँ हाँ। और एक ये जो मेरे पास है ये लेटेस्ट अभी की है। अच्छा, तो ये और अब जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे खाना खाने में भी दिक्कत थी, डाइजेशन भी जो है मतलब बहुत कम थी और काफी प्रॉब्लम्स थी मेरी। वो तो मैक्सिमम सारी सॉर्ट आउट हो गई हैं। थोड़ा बहुत जो है फंक्शन जो है लीवर का है वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा जैसे जिस प्रोग्रेस से अब चल रहा है। हाँ। पहले आपका जॉन्डिस भी आता था रिपोर्ट्स में ब्लड वाली में ना? एल्बुमिन तो बाद में आए हैं। एल्बुमिन लेकिन उन्होंने जो 2 साल तक जब इलाज किया तो मेरे कोई एल्बुमिन कम नहीं थे, कोई मेरा प्लेटलेट कम नहीं था, कोई मेरा ब्लड कम नहीं था। मेरा ब्लड था 12 मिलीग्राम, 12-12.5 के करीब और प्लेटलेट भी मेरे मैक्सिमम 1.5 लाख से ऊपर थे। और जो है एल्बुमिन भी जो है 3 मतलब जो है 9 के करीब था।
पेट में पानी वानी भरता था हाँ, तब आपका? पेट में पानी भरने लग गया, तो तब मतलब मेरी जो है तबीयत डाउन होती थी। तब ऑल इंडिया मेडिकल में मुझे जो है ये प्लेटलेट्स जो है प्लाज्मा वगैरह जो चढ़े थे, वहाँ मैंने जो है मतलब कई महीने जो है वहाँ भी इलाज कराया, लेकिन ओलोपैथिक का जो है फिर कोई परमानेंट इलाज था नहीं। हमने टीवी पे आपका जो है प्रोग्राम देखा और उसी के हिसाब से जो हम यहाँ आए। अच्छा, टीवी पे देख के आए थे कि किसी ने बताया नहीं हमारे को। हाँ बिल्कुल। एल्बुमिन का आपका कितना एल्बुमिन रहता था? पेट में पानी वानी कितने फ्रीक्वेंटली भरता था? निकलवाते थे आप पानी को? ना, वैसे तो नहीं निकलवाता था मैं, मेरा तो वैसे सूख जाता था पानी। अच्छा, एल्बुमिन चढ़वाते थे? एल्बुमिन चढ़वाते। और कितने दिन में पानी फ्रीक्वेंटली भरता था? जैसे एल्बुमिन कैसे कम होता था? हफ्ते में या हर 15 एल्बुमिन तो जो है जैसे हर महीने मतलब जैसे 7 या 6 इंजेक्शन जो है 7,000 रुपए वाला इंजेक्शन था, और वो 6-7 इंजेक्शन चढ़वाता था। अच्छा। और उसके बाद में कुछ वीकनेस तो आती थी, वो जो है रिमूव हो जाता था बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोसीजर रहता था कि तकरीबन हर 15 दिन में आपको एल्बुमिन हर महीने जो है 5-7 जो है इंजेक्शन चढ़वाने ही पड़ते थे, चढ़वाने, कम से कम 50, जिससे मैक्सिमम नसें भी जो है मर गई। तो इतनी बारीक हो गई थी कि उसमें नस भी नहीं मिलती थी। नस भी नहीं मिलती थी। अब तो जो है काफी बहुत इम्प्रूव है। ठीक है।